Hi students, good evening. This is Danish and we are going to do Enhance RSM assignment 1. Just give me a few seconds. Let me do a little bit of changes in the settings. I hope I am visible, audible. Just a quick yes in the chat box to let me know. Hi Abhinav, Aparna, Shreya, Chanchal, Lavanya and others. Yes, okay. Thank you for informing. Hi Ananta. Just a few seconds more. चलिए done. So we will be doing these enhanced RSM assignment one. So assignment one, it is paragraph based, and here we have no need to, if you don't have it, Shagun, not to worry because these are just paragraph based questions, so you can solve it from the screen itself. अर्जुन एडिशनल जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसके लिए है, तो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो पैराग्राफ बेस्ड है। आगे चल के कहीं पैसेज बेस्ड अपन कर रहे होंगे तो वहां अगर आपको तब भी नहीं मिली होगी तो आई सेंड इट टू यू। अनंत, जस्ट ये पैसेज जो ये पैराग्राफ जो सामने है उसको देख के सॉल्व करो बेटा। पीडीएफ अभी मेरे पास भी नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ये पैराग्राफ बेस्ड थी तो अलग से मैंने फिर डाउनलोड नहीं करवाई, यहीं पे स्टूडियो टीम ने मुझे इसके ऊपर अपलोड करके दिया है। एंड लावण्या इज सेइंग कि ये ई बुक सेक्शन के अंदर भी है। अली और ज्यादा मैं बड़ा करूंगा तो वो फिर बाहर ना निकल जाए, बस थोड़ा सा ही बॉर्डर बचा हुआ है। पोल्स आई विल बी लॉन्चिंग, यस। पोल्स लॉन्च कर देता हूं मैं। क्वेश्चन फर्स्ट चेक कीजिए। श्रुति, इसलिए मैंने आपको बताया कि अभी तो वी सॉल्व दिस फ्रॉम हेयर। ओ दिया, थैंक यू वेरी मच।
चलिए फर्स्ट वाला हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या बात हो रही है कि एडोलेसेंट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं जस्टिस इन्वॉल्व्ड चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं ऐसे एडोलेसेंट्स इन द मॉडर्न ओपियोइड, ओपियोइड जो ओपीएम का मिसयूज करते हैं। रिलीज के बाद रिलैप्स मतलब दोबारा से इसका ओवरडोज हो सकता है, काफी ज्यादा हाई रहता है कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। जेआईजी जिनका काफी कम ऑप्टिमिज्म होता है, जो जिनका लो ऑप्टिमिज्म होता है, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं, 8 गुना चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो फिर से उनका ओपियोइड मिसयूज हो जाए, फिर से वो ड्रग अब्यूज में पड़ जाए, कंपेयर टू दोस्त जिनका ऑप्टिमिज्म हाई होता है। तो हाई ऑप्टिमिज्म वालों का चांस कम रहता है, लो ऑप्टिमिज्म वालों का चांस ज्यादा रहता है। ऑप्टिमिज्म डेवलप किया जा सकता है और इसीलिए ऐसे केसेस के लिए भी वी हैव होप। तो व्हाट इज द लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द क्लेम मेड इन द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन जो उसने बोला था यहां पे कि ऑप्टिमिज्म कैन बी डेवलप्ड एंड देयरफॉर देयर इज स्टिल होप। तो अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? फर्स्ट बता रहा है कि जो लोग यहां फोकस करते हैं जेआईसी के ऊपर, दे should focus only on those who exhibit high levels of optimism. Wrong. जो नहीं कर रहा है ये डेवलप किया जा सकता है, तो जो नहीं भी है ऑप्टिमिस्टिक उनमें ये डेवलप करना चाहिए। The personal working with JIC should insist that they develop an optimistic outlook towards life. Insist करेंगे तो हमने बस बोल दिया कि डेवलप कर लो, है ना, कि यू हैव टू हैव अ ऑप्टिमिस्टिक लाइफ, तो वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। मैकेनिज्म को अगर आपने असेस भी कर लिया कि यू हैव टू असेस ऑप्टिमिज्म, ये चेक करें कि कितना है यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, उससे अच्छा होगा कि यहाँ पे ठीक करने के लिए वी डेवलप द प्रोग्राम्स दैट इंप्रूव देयर ऑप्टिमिज्म, क्योंकि ऑप्टिमिज्म यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, इट कैन बी डेवलप्ड। सो डी विल बी द करेक्ट चॉइस हेयर। पलक जस्ट अ मिनट, ये सेकंड करके फिर आई कम डाउन टू द रिमेनिंग वंस। So we'll solve one at a time. युतिका ये इंग्लिश नहीं है बेटा, क्रिटिकल रीजनिंग है बेटा। हाँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज रॉन्ग हियर, इट शुड बी क्रिटिकल रीजनिंग, सॉरी फॉर दैट। ये स्टूडियो टीम ने ध्यान नहीं दिया इस पे, इवन आई मिस्ड आउट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो मेजोरिटी गॉट इट राइट। सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि एक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, मिनिस्टर ने ये कहा है यहाँ पे। इतने सारे अलग अलग होने के बजाय जस्ट वन सिंगल वन। सो या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो स्टेट्स मान जाएंगे इस बात को या नहीं मानेंगे। स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से रिस्पांस हमें पता नहीं, क्योंकि मिनिस्टर ने बस बोला है कि ऐसा होना चाहिए, तो इसीलिए आइदर वन और टू, फोर्थ विल बी करेक्ट हेयर। चलिए थर्ड पे आ जाइए।
फॉल आउट यानी कि कॉन्सिक्वेंस। लक्ष्यता लॉजिकल एप्लीकेशन के, अब आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, लॉजिकली क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। चल रुको, आई एक्सप्लेन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीडियो पायरेसी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, जिसकी वजह से काफी लॉस हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री को। अब कौन सा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मतलब अगर बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है मूवी इंडस्ट्री, तो जो उसका अब रिजल्ट हो सकता है, जो रिजल्ट सामने आ सकता है, वो रॉन्ग, हमें वो देखना है कि ये तो नहीं होने वाला। फर्स्ट बोल रहा है गवर्नमेंट में डिक्लेयर फिल्म इंडस्ट्री एज सिक इंडस्ट्री। ये तो हो सकता है जब ह्यूज लॉसेस आ रहे हैं पायरेसी की वजह से, तो गवर्नमेंट में डिक्लेयर कि दिस इज अ सिक इंडस्ट्री। सम ऑफ द पीपल वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री में लूज देयर जॉब्स। यस, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इफ इट इज रनिंग इनटू लॉसेस, तो जॉब्स तो जानी ही है। फिल्म एक्टर्स में चार्ज लेस फी। यस, क्योंकि अब प्रॉफिट इतना नहीं कमा पा रहे, फिल्म इंडस्ट्री इज रनिंग इनटू लॉसेस, तो यहां पे ये भी हो जाएगा। बट फोर्थ, गवर्नमेंट में प्रोवाइड फंड्स टू द इंडस्ट्री टू टाइड ओवर द लॉसेस। इसी के चांसेस सबसे कम है, दिस विल बी करेक्ट। क्यों कम है सबसे कम? क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत जरूरी हो। लेट अस से कि समथिंग लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, ये तो हमें चाहिए ही, अगर प्राइवेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करेगी ना। ये तो अगर कर पा रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे ये नहीं होने वाला है कि फंडिंग दे। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे ह्यूज लॉसेस है, तो गवर्नमेंट माइट इंट्रोड्यूस रेगुलेशंस कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सिक इंडस्ट्री है, तो चलो इसमें रेगुलेशंस लेकर आए कि रोका कैसे जाए पायरेसी को, बजाय इसके कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए कि बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। इसीलिए फोर्थ विल बी द बेस्ट चॉइस हेयर। सिक इंडस्ट्री रितिशा, जब कोई बीमार इंडस्ट्री के जिस जो सक्सेसफुली नहीं चल पा रही। अनंत, रेसी जोक्स हो जाते हैं जो या तो रेस के ऊपर, या जो कि इनअप्रोप्रिएट जोक्स आप कह सकते हो। वो शायद समय रैना, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इंडिया गॉट लेटेंट जैसे हुआ था ना एक कंट्रोवर्सी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, एंड लावण्या, यस, रणबीर। चलिए, क्या बोला जा रहा है, प्रोवोकेटिव ह्यूमर टीवी के ऊपर कई सारे यहाँ पे ऐसा है कि लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन राइटर का यहाँ पे कहना है कि जब तक आप किसी को ऑफेंड नहीं करोगे, जब तक किसी को बुरा नहीं लगेगा, तो हाउ कैन यू मेक समवन लाइफ, है ना। तो यहाँ पे ये तो होता ही है, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, इसके ऊपर कोई बैन नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। ऐसे इनडिसेंट जोक्स भी अगर कोई कर रहा है तो करने दो उसको। तो अब हमें वीकेंड करना है इस आर्ग्यूमेंट को कि हाँ, ऐसे घटिया जोक्स भी अलाउ करने चाहिए। फर्स्ट तो हमारे पास बता रहा है कि ये बहुत ही कॉमन है प्राइम टाइम टेलीविजन आवर्स में भी, जब सारी फैमिली साथ में बैठकर देख रही है, तो इफ दे आर बिकमिंग कॉमन और इवन फैमिली के साथ देख रहे हैं, तो दिस डज नॉट टेल अस कि इसको हटाना चाहिए। सेकंड, ये काफी फनी होता है क्योंकि अलग अलग
कंटेंट रहता है इनके पास, और डाइवर्स कल्चर है और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए, तो ये तो स्ट्रेंथन ही कर रहा है राइटर के व्यू को। सर्वे में देखा गया है 44% पीपल दे एग्रीड के रेसी जोक्स रिलीज देयर टेंशन, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लगभग आधे लोगों के ऊपर, काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये भी बाहर जा रहा है। फोर्थ इज टेलिंग अस कि नहीं, बच्चों पे इसका बुरा असर पड़ रहा है और वो इसको स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब वो यही इमेज बना लेंगे कि ऐसा ही होता है। तो फिर डी विल बी करेक्ट हियर कि लेट अस से ऐसा कुछ जोक सुनाया कि जिसमें कि इट इज शोन दैट women आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर फुलिश, उसमें ऐसा कुछ जोक आया, तो वो बच्चा जो है वो भी यही समझेगा कि अच्छा ऐसा ही होता है। अभिनव डिक्लेयर पोल रिजल्ट्स बिफोर एक्सप्लेनिंग द आंसर्स, ठीक है। Sharika, what are we doing? We are solving this assignment. I received it. I've sent it in the chat box. Kindly check. कोकोंदा नहीं बेटा, सही है। अर्जुन विजिबल है बेटा। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि टेस्ट किया गया दो टीचिंग मेथड्स को अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर, एक ऑनलाइन और एक ट्रेडिशनल क्लासरूम। ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर देखा गया कि जो एंगेजमेंट लेवल था वो उससे कम था जितना ऑनलाइन कोर्सेज में होता है, तो वैसा जितना मिलता है उतना इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर नहीं मिला। फिर उसने बताया यहाँ पे कि ट्रेडिशनल के अंदर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब ट्रेडिशनल में अवेलेबल नहीं है तो फिर उसने कहा कि लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा चल रहा है कि एवरेज से कम है, तो इसका मतलब कि ट्रेडिशनल में भी यही ऐसा ही चल रहा होगा। तो which of the following most accurately describes the रिसर्चर्स रीजनिंग, हमें वो पैटर्न ऑफ रीजनिंग यहां पे देखना है। बेसिस अ प्रिडिक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन आउटकम, उसने क्वालिटी ऑफ एन आउटकम ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट आउटकम्स कॉज, यहां आउटकम और कॉज के बारे में रिलेशन नहीं है, बल्कि उसने ऑनलाइन के बारे में बात करी है और उसकी बेसिस पे उसने हमें ऑफलाइन के बारे में भी बता दिया, तो ए विल बी रॉन्ग हियर। यूसेस इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स, यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स नहीं है बल्कि ये कि एंगेजमेंट कितना रहा, सो दैट इज ऑल्सो आउट। infers a statistical generalization about all classrooms from a large number of specific instances, large number of specific instances नहीं है, एक ही इंस्टेंस है, ये वाले पर्टिकुलर क्लास कैसी रही, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो आउट। फोर्थ इज करेक्ट। यूजेस अ केस इन विच डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल, कौन सा केस है जहां डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट एन एनालॉगस केस, सिमिलर केस जहां डायरेक्ट के अवेलेबल नहीं है, तो यस यही करा गया है। सेम था यहां पे टीचिंग, लेकिन एक ऑनलाइन एक ट्रेडिशनल, ऑनलाइन का अवेलेबल था ट्रेडिशनल का नहीं था, तो ऑनलाइन की बेसिस पे ही
ट्रेडिशनल को भी एक्स्ट्रापोलेट किया गया, इसीलिए फोर्थ विल बी द करेक्ट चॉइस हेयर। एंड तो कर दिया था, शायद मैंने शेयर नहीं करा था, इसको शेयर भी कर दिया मैंने। अर्जुन, हाँ अभी तक। शगुन बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के अंदर उसने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन, यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहां पे एंगेजमेंट है, इसीलिए। लक्ष्यता ए के अंदर वो बात कर रहा है क्वालिटी ऑफ एन आउटकम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट आउटकम्स, कॉज, रीजन और आउटकम की बात करिए। रीजन उसने नहीं बताया यहां पे कि यहां एवरेज से कम क्यों रहा एंगेजमेंट, उसने सिर्फ इतना बताया है कि ऑनलाइन में एवरेज से कम मिला हमें एंगेजमेंट, इसीलिए। चलिए सिक्स था चाहिए। क्लियर लक्ष्यता? शगुन, एक्लॉन्स मतलब लेवल्स, तो टॉप एक्लॉन्स मतलब टॉप लेवल पे वो पहुंच चुके हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपने, वैसे बड़ा कॉमन ये चलता था कि मुझे अपना बिजनेस वेंचर करना है, और पहले ये सिर्फ प्लेटिट्यूड था, मतलब एक सांत्वना की बात हो जाती थी ये, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब तो एक्चुअली यहाँ पे काफी सारे लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं और बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। पहले जहां ये चलता था फैमिली वेल्थ के, फैमिली में ही चला आ रहा है, तो पेरेंट्स का भी बिजनेस था, बच्चों ने भी वही बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब ऐसा नहीं, नाउ वी हैव मोर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं कर रहे थे कुछ बिजनेस, लेकिन ये बच्चे ने स्टार्ट कर दिया। ये ज्यादा होता जा रहा है और टॉप एक्लॉन्स में वो पहुंचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोल मॉडल्स भी यहाँ पे बने हैं और इंस्पिरेशन भी मिलता है यंग इंडियन प्रोफेशनल्स को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द अबव? नॉट अ रीजन मतलब कि जो रीजन है वो बाहर हो जाएगा हमारे पास। भूमि, यू कैन यूज दिस पोल अगली बार से, अभी तो मैंने क्लोज कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम यू कैन यूज इट टू आंसर इट। सरगम, प्लेटिट्यूड हो जाता है जो कि हम ढाढ़स बंधाना रहता है ना, कि चलो बस बोलने के लिए अपन ने बोल दिया। ओके भूमि। तो फर्स्ट हमारे पास एक रीजन हो सकता है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप ने यहाँ पे इस बात से भी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है क्योंकि अब उसे नीचा नहीं देखा जाता बल्कि काफी अच्छा माना जाता है कि कोई अगर एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो, क्योंकि सोसाइटी में यहां पॉजिटिव चेंज आया इसीलिए भी यहां पे बढ़ गया। सेकेंड विल बी नॉट द रीजन, और इसीलिए दिस इज करेक्ट आंसर। Aspiring Indian entrepreneurs have always had help in raising funds and getting professional guidance and backing for unusual business. Always extreme हो गया कि हमेशा ही they had the funding, हमेशा से ही सपोर्ट मिलता रहा था। तो हमेशा से ही सपोर्ट मिलता रहा था, तो अब हमें क्यों बढ़ते हुए मिल रहे हैं ये लोग? तो सेकंड नहीं, सेकंड के हिसाब से तो फिर हमें पहले जैसा ही अभी भी सिचुएशन होना चाहिए थी, हमेशा की तरह। और पहले भी ये जो प्लेटिट्यूड की तरह नहीं, एक्चुअली तब भी ऐसा ही हो सकता था। थर्ड इज अ रीजन, कैसा क्यों हो गया है? क्योंकि अब यहां पे रिस्क टेकर्स ज्यादा आते जा रहे हैं और ऐसे रिस्क टेकर्स को सपोर्ट भी मिलने लगा है फ्रॉम द प्राइवेट, इसलिए थर्ड इज आउट। फोर्थ, इकोनॉमिक्स का भी यहां पे काफी पार्ट है क्योंकि प्रोफेशनल्स जो हैं
उनमें यहाँ पे कल्चरल चेंज जो आया है उसकी वजह से ये चेंज दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन। सो बी करेक्ट। एंड अर्जुन आप बोल रहे थे बस डी डी आंसर आ रहा है, तो लो चेंज हो गया। कृष्णा, ये तो आपको सारे ही नई बातें दी हुई है ना, जैसे यहां पे भी अगर आप देख लो, सेकंड के अंदर हमेशा हेल्प मिली है, ये कहाँ दिया गया। थर्ड, प्राइवेट इक्विटी आ चुकी है, ये भी कहाँ दिया गया। हमें तो मान के चलना है कि अगर ये सब ट्रू है तो कौन सा रीजन नहीं हुआ। तनिष्क ऑप्शन बी के अंदर वो यहां पे हमें बता रहा है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा ही फंडिंग का सपोर्ट मिला है, प्रोफेशनल गाइडेंस भी हमेशा मिली है अनयूजुअल आइडियाज के लिए। अभी कुछ नया नहीं हुआ, ऐसा हमेशा से ही चलता आ रहा था। तो अगर तनिष्क हमेशा हमेशा से चलता आ रहा था, तो अभी भी यहां पे ऐसा ही चलना था। वैष्णवी, यस। तनिष्क क्लियर। अर्जुन, ऑप्टिमिज्म, होपफुल, पॉजिटिव। चलिए, सेवेंथ में क्या बताया जा रहा है, हमारा जो वेब सर्विस यहाँ पे व्यू नेट है, उसमें अब और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हमें मिल जाएंगे, वो प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने व्यू नेट को एक ओपन सोर्स बना दिया है। ओपन सोर्स है मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू परचेज दिस, दैट इज व्हाट एन ओपन सोर्स इज। कोई भी आए और उसका यूज कर ले, ये एक मैनेजर ने बोला यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी के। तो कौन सा इस बात को सपोर्ट कर देगा कि अब व्यूनेट क्योंकि ओपन सोर्स है, तो अब व्यूनेट के हमें यहां पे आगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। फर्स्ट बता रहा है कई सेलिब्रिटीज ने यहां पे इसको सपोर्ट किया है। सेलिब्रिटीज ने किया है तो फिर ये कुछ पता नहीं चल रहा कि अब व्यूनेट के ओपन सोर्स से यहां पे कुछ लेना देना, कि ओपन सोर्स कर दिया तो कुछ चेंज आ जाएगा। सेकंड हमारे पास बता रहा है कि इनको तो लॉस होने वाला है, तो ये भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा। थर्ड, मैनेजर को एडवर्टाइजर से काफी फीस मिल जाएगी, ये भी नहीं बता रहा कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बढ़ेंगे। लेकिन फोर्थ हमारे पास सपोर्ट कर रहा है, फोर्थ बता रहा है कि जो लोग यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे नए प्रोडक्ट को, उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आगे आए और कस्टमर बने। तो दिस इज सपोर्टिंग देयर क्लेम कि अब यहाँ पे इनके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। तो फोर्थ विल बी करेक्ट हेयर। सरगम, ये तो आप एक और एडिशनल पॉइंट लेकर आ गए हो, लेकिन अगर इनमें से ये वाला पॉइंट में से हमें ढूंढना था कौन सा सपोर्ट कर ले, तो स्ट्रेंथ एंड वीकेंड में तो सरगम कुछ नया पॉइंट रहता है जिसको वी हैव टू कंसिडर। अर्जुन, एग्रीगेट मतलब टोटल सब मिला लो अगर आप, तो फाइनल क्या रिजल्ट रहा।
चलिए, क्या बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इनका क्या कहना है यहाँ पे कि हम क्लास 10 तक के लिए हमारा स्कूल सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 10% स्टूडेंट्स उनको 95% से भी ऊपर मिले हैं क्लास 10th के एग्जामिनेशन में। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या शॉर्ट कमिंग है इस आर्ग्यूमेंट में, मतलब यहाँ पे फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, वो हमको यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज द फ्लॉ। अगर ये बात उन्होंने बोली है तो क्या गड़बड़ कर दी इसमें। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट सब फर्स्ट हमारे पास एक फ्लॉ है कि 10% के तो अबव 95% आए, बट रिमेनिंग 90% का क्या हुआ, वो बात नहीं की गई है। अगर रिमेनिंग 90% में से 60% फेल हो गए तो बड़ा बेकार स्कूल है यहाँ पे ये। थर्ड, सिर्फ एग्जाम परफॉर्मेंस से आप ये नहीं बोल सकते हो कि दिस इज द बेस्ट। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और दूसरा कुछ सपोर्ट यहाँ पे है कि नहीं है, लोकेशन एक्सेट्रा वो क्या है यहाँ पे, वो भी कुछ नहीं बताया गया, तो दिस इज ऑल्सो अ फ्लॉ। दूसरे क्लासेस की परफॉर्मेंस वो कुछ बात नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे हैं फॉर एजुकेशन टिल क्लास 10, तो व्हाट अबाउट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारे पास नहीं बात की गई, सो दैट इज ऑल्सो अ फ्लॉ। फोर्थ विल बी रॉन्ग हेयर। फोर्थ में बोल रहा है कि पेरेंट्स को तो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की ज्यादा फिक्र रहती है कंपेयर टू क्लास 10th। यहां पे हमें ये फ्लॉ प्रिंसिपल की बात में नहीं दिख रहा है, ये एक एडिशनल बात आ गई है, इसलिए 1 2 3 एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट चॉइस हेयर। अनंता कुछ हो सकता है कुछ, अच्छा वो फिर मैंने जब समझाना आंसर देने लगा था अनंता, तो मैंने क्लोज कर दिया था, इसलिए फिर आप नहीं कर पाए होगे। रितिशा, सेकंड कैसे फ्लॉ हो जाएगा कि गुड एग्जामिनेशन अलोन, हमें वही तो देखना है यहाँ पे रितिशा के ये इनकी जो बात है उसमें गड़बड़ क्या है, इन्होंने सिर्फ इसी को कंपेयर किया है और कुछ नहीं। निशांत, प्लीज यूज दिस चैट बॉक्स, क्योंकि वो मेरे पास सामने ही खुला रहता है, एंड चैट बॉक्स में भी जो भी डाउट पूछे तो डू मेंशन द क्वेश्चन नंबर। प्रणव, 3 क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ 10th की बात करी है कि 10th क्लास के अंदर जिस इनके 10% बच्चों के 95% से ऊपर आए हैं, तो व्हाट अबाउट क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8, वहां की परफॉर्मेंस तो कुछ बात ही नहीं करी है, और बोल रहा है कि टिल क्लास 10th ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो भी इनको बताना चाहिए था। रितिशा, हमें देखना है यहाँ पे फ्लॉ, फ्लॉ के अंदर जो पैराग्राफ के ही अंदर हमारी कमी आई है वो उस पे फोकस करना है हमें। तो अगर वो बोल रहा है टिल क्लास 10th, तो दूसरी क्लासेस का भी बताना चाहिए, बजाय ये कि सिर्फ किसी एक क्लास का बता दिया। अर्जुन, मैं नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब तो आप लोगों के पास पीडीएफ भी है, तो यू कैन सॉल्व इट एज वेल। ये लो। नम्रता, इम्प्लिसिट मतलब के इनडायरेक्ट बेटा। क्लियर हुआ रितिशा? नहीं तो क्लास के एंड में बोलना, फिर से समझा दूंगा। अनंता, आपका मुझे समझ में नहीं आया, फिर से मैं इनसे रितिशा से बात कर रहा था। अनंता, तो क्या पूछा आपने? निशांत, इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट। एक्सक्यूज मी। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे तो हॉस्टल में थे, वो बीमार पड़ गए खाना खा के हॉस्टल मेस का, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हॉस्टल इंचार्ज। तो व्हाट इज द अजम्पशन हेयर ऑफ द हॉस्टल इंचार्ज, जो वो हॉस्पिटल लेकर गए उनका अजम्पशन क्या था यहाँ पे। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि ये ड्यूटी है हॉस्टल इंचार्ज की कि अगर हेल्थ का ध्यान रखना, तो अगर बच्चे यहाँ बीमार पड़े उनके हॉस्टल के, तो ही शुड बी टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल। सेकंड, नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर एबिलिटी है टू ट्रीट
ईच एंड एवरी 6 स्टूडेंट्स। अब ईच एंड एवरी एक्सट्रीम लगता है, लेकिन अगर वो जितनों को भी लेकर गया, वहां पे मान लो 50 बच्चे बीमार हुए या 5 बच्चे बीमार हुए और वो उन सबको पास के हॉस्पिटल लेकर गया, तो उसका तो यही यहाँ पे असम्पशन रहा कि वहां इनको इलाज मिल जाएगा। अगर हम कहें कि उसे लग रहा था कि इनमें से आधों का ही वहां इलाज हो पाएगा, तो फिर उसे आधों को किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, बजाय ये कि सबको एक ही हॉस्पिटल में वो ले गए। तो इसका मतलब कि ये यहां पे ये भी अजम्पशन रहा हमारे पास। पेरेंट्स अटैक कर देंगे अगर उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते, ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो डी विल बी करेक्ट हियर। जिनका अगर हम मैं बोल दूं कि उसकी ड्यूटी नहीं थी, तो फिर वो लेकर क्यों गया? बीमार हो तो होते रहो, ठीक हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ सरगम, दैट इज समथिंग, यस, आई ऑल्सो फाइंड इट अ बिट फिशी। क्लियर हो गया चंचल अब? तो ड्यूटी मानी ना आपने भी जिनका यहाँ पे। और रोहित बेटा, ए के ऊपर भी मैंने ट्रिक लगाया है यहाँ पे, इट इज द ड्यूटी। मैं तो बोल ही रहा हूं ए भी है लेकिन साथ में बी है, इसीलिए डी बोथ 1 और 2। बी करेक्ट है दक्ष। अगर किसी को भी हॉस्पिटल आप लेकर जा रहे हो, 2 को लेकर जा रहे हो या 20 को आप हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, तो आप ये मान के चल रहे हो कि वहां इनका इलाज हो जाएगा, इसीलिए आप लेकर गए। अगर आपको लगेगा कि इनका इलाज वहां नहीं हो सकता, तो फिर आप लेके भी नहीं जाते। उसने ये बताया आयुषी की कैपेसिटी है उनके पास, ये नहीं कहा कि अब सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के पास कैपेसिटी है कि वो ट्रीट करे। कैपेसिटी की बात हो रही है। तन्मय, लावण्य, अब क्लियर हुआ? हर्षित, हाँ, कपल ऑफ द क्वेश्चंस कहीं और भी आपको मिले होंगे, स्पेशली ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड में ये काफी परेशानी आती है कि वो सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा आपको अभी तक दे चुके हैं, कौन सा नहीं दिया। उज्जवल, मोर देन वन ऑफ द अबव क्या होता है? उज्जवल, मोर देन वन ऑफ द अबव के इसका आंसर सिर्फ कोई एक नहीं है। इसका आंसर हो सकता है कि अकेला, लेटस से अकेला ए है, या ए के साथ बी भी है, या ए के साथ सी है, या ए बी सी तीनों हो सकते हैं, या हो सकता है बी एंड सी हो, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, या हो सकता है कोई एक ही हो। चलिए, पासपोर्ट एप्लीकेंट्स के लिए अब यहाँ पे हो चुका है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है उनको यहाँ पे। अगर सॉरी, ऑनलाइन तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाए तो वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। मिस्टर एक्स ने इसे इन्फॉर्म किया है कि अगर अर्जेंटली चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएं अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग द अर्जेंसी। So what is implicit? What is given indirectly here? First, though there are applicants who need passports urgently. Yes, urgently चाहिए होगा, तभी वो बोल रहे हैं कि अर्जेंट वालों के लिए अब ये फैसिलिटी दी जा रही है। रेवेन्यू के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ पे कि ये क्या रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या एडिशनल उसके लिए चार्ज करेंगे या रेगुलर फीस में कर देंगे, ये कुछ भी पता नहीं, तो सेकंड इज आउट। कुछ एप्लीकेंट्स आ सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, यस, तभी उन्होंने बोला है कि अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग द अर्जेंसी, तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के लिए इसलिए ही बोला है कि हो सकता है कि कुछ बिना डॉक्यूमेंट्स के डायरेक्ट आ जाएं कि वी नीड इट अर्जेंटली। सो फोर्थ विल बी करेक्ट हेयर। हो सकता है जिनका, आई वोंट से कि नहीं, ऐसा नहीं है। सरगम सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने बोला हुआ है यहाँ पे कि ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसके बिना भी लोग आ सकते हैं, इसीलिए सी भी हो जाएगा हमारे पास। चंचल, 7 आउट ऑफ 10, ओके।
लोअर मॉडरेट था तो बस ठीक है स्कोर। नहीं अली, इसमें तो ये बोले ना, जिन्हें अर्जेंटली चाहिए हो तो वो ये भी काम कर सकते हैं। शगुन, हाउ, डी, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, शगुन इसीलिए। चलिए नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एमबीए किया है उन्होंने कॉलेज एक्स से, उनको टॉप एमएनसीज के अंदर जॉब मिली है। तो कॉलेज का कहना है कि उनके कॉलेज से अगर एमबीए करेंगे तो इससे चांस बढ़ जाता है कि वो टॉप एमएनसी पहुंच जाए। तो ओनली यही स्टूडेंट्स पहुंचते हैं ऐसा यहां नहीं बोला गया, सो दैट विल बी आउट हेयर। कंप्लीटिंग एन एमबीए फ्रॉम कॉलेज एक्स इज अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस, यस दैट इज करेक्ट, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कि टॉप एमएनसीज में जाने के लिए, तो सेकंड विल बी करेक्ट हेयर। यहां से अगर एमबीए से नहीं करेंगे तो वो हो ही नहीं सकता कि टॉप एमएनसी पहुंच जाए, वही ए वाली बात है कि सिर्फ यही के स्टूडेंट्स पहुंचते हैं टॉप एमएनसी में, सो दैट इज ऑल्सो आउट। हर स्टूडेंट पहुंच जाता है टॉप एमएनसी में, ये नहीं कहा है, ये कहा गया है कि यहाँ के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, चांस बढ़ जाता है सिलेक्शन का, तो बढ़ जाता है चांस। तो एवरी स्टूडेंट विल गेट विल बी एक्सट्रीम बी, वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चन शायद अभी जहां डी आंसर नहीं आया। नहीं रितिशा, उसने यहाँ पे बोला जो पैराग्राफ है उसमें कहा था कि जिन्होंने कर चुके हैं उनके बारे में पैराग्राफ बात कर रहा है, ऑप्शन डी बात कर रहा है दे विल गेट सिलेक्टेड, मतलब अब जो स्टूडेंट्स आएंगे। ओके रितिशा, शगुन क्लियर। ओके, चलिए ट्वेल्थ में यहाँ क्या बात हो रही है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो हम रिस्पॉन्ड करता है मेंटल स्टिमुलेशन, मतलब नई बातें सीखता रहता है, लेकिन एक लिमिट है कि कितना इंफॉर्मेशन वो एब्जॉर्ब करेगा। ये आप लोग तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, इतना कुछ आपको यहाँ पे स्पेशली जीके, इतना कुछ आपको यहाँ पे रिटेन करने के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा जब इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं तो यहाँ पे कॉग्निटिव फटीग एंड रिड्यूस्ड रिटेंशन होने लगता है, थकने लगता है ब्रेन और एब्जॉर्ब करने में उसे प्रॉब्लम आती है। तो सबसे अच्छी इफेक्टिव लर्निंग तब होती है जब हम एक पेस के साथ उसको लेकर चले, ग्रेजुअल और सस्टेन्ड ग्रोथ लेकर चले, कि धीरे धीरे और लगातार मेहनत उसके ऊपर की जाए। ऑप्टिमल पेस जो है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। तो बेस्ड ऑन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड हेयर। फर्स्ट, सबसे इफेक्टिव लर्निंग तब होती है जब उसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाए, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसिंग।
नहीं, रिगार्डलेस नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी देयर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग होना चाहिए। लास्ट में दिया गया है कि इट वेरीज इंडिविजुअली, तो ए रॉन्ग, सेकंड करेक्ट हेयर। दोज हु पेस देयर लर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल कॉग्निटिव लिमिट्स, अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से करके रखा है, उनका ज्यादा अच्छे इफेक्टिव नॉलेज रिटेंशन होगा। तो किसी को पता है कि उसके लिए 45 मिनट्स, किसी को पता है 60 मिनट्स, उन्होंने वैसा ही अपना पेस बना के रखा है। इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग इज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेस, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा। फोर्थ बता रहा है कि कैसे इसको अवॉइड किया जाए, बट यहां हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए कैपेसिटी अलग अलग होती है, उस कैपेसिटी से चलना चाहिए। यहां पे वो बोल रहा है कि एक्सपोज ही मत करो किसी चैलेंजिंग या नए इंफॉर्मेशन को, सीखो ही मत, ना आप कुछ नया सीखोगे ना ब्रेन यहां पे फटीक होगा, थकेगा भी नहीं ब्रेन। तो इसलिए दैट इज ऑल्सो आउट, सेकंड विल बी करेक्ट हेयर। कनुप्रिया, इतना लेट आ रहे हो क्या बेटा आप? आधे आधी क्लास के बाद? ऐसा क्यों निशांत? चलिए, रवि का क्या कहना है? लिटरेचर का मेन वैल्यू तो रहती है यहाँ पे ग्रेट, सबसे बड़ी वैल्यू रहती है, वो रहती है कि हमारे समझ जो ह्यूमन इमोशंस और आइडियाज के लिए है। एंटरटेनिंग स्टोरीज इंजॉयबल तो होती हैं, अच्छा लगता है उन्हें पढ़ने में, लेकिन वो सेकेंडरी रहती हैं, सेकंड नंबर पे रहती हैं लिटरेचर के रोल के अंदर, जो एक्सपैंड करता है हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को। तो मेन यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हुई रवि के अकॉर्डिंग, हमारा जो लिटरेचर का रोल क्या रहता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, इट एक्सपैंड्स आवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मीरा का कहना है कि आई डिसएग्री, यहां पे कल्चरल इंपॉर्टेंस लिटरेचर की इसकी उस पावर के अंदर है कि टू एंटरटेन एंड ब्रिंग जॉय टू रीडर्स। इसके बिना तो लिटरेचर जो है वो अपनी अपील ही खो देगा, दैट इज द सेंट्रल इंपॉर्टेंस हेयर। तो कॉन्वर्सेशन से क्या बोल सकते हो आप कि व्हाट दे डिसएग्री, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें वो ऑप्शन ढूंढना होता है कि एक बोलेगा यस, दूसरा बोलेगा नो, तो दे डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट। तो अबाउट वेदर लिटरेचर डिराइव्स इट्स सिग्निफिकेंस इन पार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, ये तो दोनों ही मानेंगे इन पार्ट के, हाँ ये भी रहता है, क्योंकि रवि ने मना नहीं किया, रवि ने कहा इट इज सेकेंडरी। अगर यहां पे हम इन पार्ट हटा दें तो ये भी सही हो सकता था कि वेदर लिटरेचर ड्राइव्स इट सिग्निफिकेंस फ्रॉम प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, तब शायद हो सकता था। एक्सपैंड्स आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये रवि ने बात करी है, इसके बारे में मीरा ने बात नहीं करी। इट हैज एनी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, तो यहां पे रवि ने तो बताया है इसके बारे में, मीरा ने इसके बारे में नहीं बोला हुआ है। लेकिन डी हैज इट्स मोस्ट वैल्यूएबल अचीवमेंट्स इन प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, तो रवि कहेगा नो, दिस इज नॉट द मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि यहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो उसकी है टू डीपन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जबकि मीरा का क्या कहना है कि नहीं, यही सेंट्रल इंपॉर्टेंस है, टू एंटरटेन। तो इसलिए वंस अगेन फोर्थ करेक्ट हियर।
भूमि समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था कि किस पॉइंट के ऊपर ये डिसएग्री करेंगे, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसपे एक कहेगा यस एक कहेगा नो, वो हमें ढूंढना था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एंटरटेन इस पे लिटरेचर का, उसके ऊपर यहाँ पे एंटरटेनमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट होगा। एक कहेगा नो, पहला वाला रवि, दूसरा वाला कहेगा यस। इसलिए चंचल उन्होंने जो बोल दिया हमें तो उसकी बेसिस पे चलना है, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि एंटरटेनमेंट है कि नहीं है यहाँ पे। अनंत सी हमारे पास बोल रहा था कि वेदर लिटरेचर हैज एनी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। नहीं, यहाँ पे सेंट्रल बोला है उसने यहाँ पे, लेकिन क्या कुछ और वैल्यू है कि नहीं है ये पता नहीं हमें। सेकंड कौन था, मीरा। मीरा ने ये तो कहा है कि उसका सेंट्रल पार्ट ही यही रहता है एंटरटेनमेंट, तो कुछ और भी होता है कि नहीं वो पता नहीं। जबकि पहले वाले ने तो बिल्कुल क्लियर रवि ने बोला था कि मेन तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। प्रोबेबली भूमि। यशदा ए का मैंने बताया ना, उसके अंदर इन पार्ट करके दे दिया था, इसलिए इन पार्ट इट डिपेंड्स ऑन। प्रियंका, लक्षिता, प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन। अरे शगुन, जस्टिफाई यानी यहाँ पे हमें स्ट्रेंथन करना है। इफ वैलिड यानी कि इफ ट्रू, अनदर वे ऑफ आस्किंग टू स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। पोल लॉन्च कर दिया बेटा मैंने शगुन। नहीं सॉरी पावनी, आपने पूछा। पोल इज ऑलरेडी लॉन्च, बल्कि अब तो मैं क्लोज करने वाला हूँ। फिलोसोफर क्या बोल रहा है कि इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या हो जाता है, वो जो एक हमें फीलिंग आती है, हमें जो लग रहा है, भले ही वो यहाँ पे सही हो या ना हो, लेकिन अभी जो हमें लगता है तो वो इंट्यूशन जो है हमारा, उसे हम मानते हैं कि ये रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज और इंसाइट होता है। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हम मिस कर जाते हैं कि इंट्यूशंस पर्सनल होते हैं और वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और बायसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए इंट्यूशंस जो है वो इंसाइटफुल तो हो सकते हैं, लेकिन ये रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रुथ हम इन्हें नहीं बोल सकते कि इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ नतीजा निकाल सकें, या क्योंकि हमें ऐसा लगता है तो ऐसा ही है। जैसे फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स व्हाट वी बिलीव्ड वाज कि दैट अर्थ इज स्टेशनरी, अर्थ इज फ्लैट एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड अस, क्योंकि इंट्यूशन से हमें यही समझ में आता था कि ऐसा ही है। तो कौन सा यहां पे सपोर्ट करेगा इस फिलोसोफर के आर्गुमेंट को? पहला बोल रहा है इंडिविजुअल्स ऑफ्टन रिलाई ऑन इंट्यूशन व्हेन मेकिंग डिसीजंस अबाउट अनफेमिलियर सिचुएशंस। इंडिविजुअल्स यहां पे इंट्यूशन पे डिपेंड तो कर रहे हैं, बट उसने क्या बोल दिया यहां पे, इंट्यूशन कैन बी इंसाइटफुल, दे आर नॉट यूनिवर्सली रिलायबल एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो दे आर नॉट रिलायबल एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, यहां इस बात को सपोर्ट नहीं मिल रहा। Personal experiences and biases can significantly influence an individual's intuition. Yes, B will be correct here कि individual का impact पड़ता है यहाँ पे हमारे intuition पे, और इसीलिए हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये एक reliable source हमारे पास है, universal है। तो second will be correct here. Third, intuition is more immediate and less analytical form of understanding than rational thought. अब रैशनल थॉट से बेहतर यहाँ उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये गलत भी हो सकता है, इसलिए दैट इज ऑल्सो आउट। People from different cultural backgrounds often have varying intuitions about the same situation. Situation same है लेकिन intuition अलग अलग है। तो क्या यहाँ पे उसका बायसेस का या ऐसा कुछ भी असर पड़ रहा है, वो उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, सो दैट इज ऑल्सो आउट। बी विल बी करेक्ट हेयर। पावनी, आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सबसे अच्छा वही रहेगा हमारे पास।
सी क्यों नहीं होगा? सी में हमारे पास बताया जा रहा है कि इट इज, यहां पे हमें बी के अंदर दिया गया था सिग्निफिकेंटली, जबकि यहां पे इट इज मोर। ये ज्यादा होता है, रैशनल थॉट्स ज्यादा अच्छा रहता है, उसने ये बोला है कि वहां ज्यादा एनालिटिकल हो जाता है ना। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उतना अच्छा नहीं होता हमारे पास, ये अच्छा नहीं रहता इंट्यूशन। यहाँ पे सिग्निफिकेंटली की वजह से स्ट्रॉन्गर डिग्री आ चुकी है। भूमि आप बोल रहे हो एटलीस्ट या एट लास्ट, क्लास के एंड की बात कर रहे हो आप? And Devika, 14th May, B is already given in the passage. So shouldn't we choose another option as the answer to justify the statement? देविका, वैसे ये भी एक पॉइंट रहता है कि कुछ नया होना चाहिए, बट जीमैट के अंदर अगर आप देख लो, जो कि माने जाती है बाइबल ऑफ जीमैट ओरिजिनल गाइड, जीमैट ओजी, उसको माना जाता है बाइबल ऑफ सीआर, तो वहां पे ऐसा देखने को मिलेगा कि सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया या उसी को रीस्टेट कर दिया और वही आपका आंसर निकला। तो यस, हो सकता है ऐसा, आइडियली होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हो गया है तो फिर ले लो, क्योंकि अभी तक हमें क्लैट एलिट में ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है कि सीधा सीधा ही उसने नेगेट किया प्रेमिस को, या सेम रीस्टेटमेंट दे दिया और उसको उसने रॉन्ग माना हो। भूमि श्योर, क्लास के एंड में याद दिलाना। मिष्टी, क्लियर नाउ, मैंने अभी आपको वही एक्सप्लेन किया। डी तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, इंट्यूशन अलग अलग होते हैं सिमिलर सिचुएशन में, सिर्फ इतना पता चल रहा है सेम सिचुएशन है, इंट्यूशन अलग अलग है, लेकिन क्या यहाँ पे इंट्यूशन का असर पड़ रहा है यहाँ पे हमारे जो ये है डिसीजन लेने के ऊपर, या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, वो अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, बस इतना है कि इंट्यूशन अलग अलग हो जाता है अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड का। तो सबसे अच्छा हमारे पास भी ही रहेगा कि सिग्निफिकेंट उसने काफी स्ट्रांग कर दिया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ती है। सुशांत, दोनों चल रहे हैं साथ में, 15th भी 16th भी एक ही पैराग्राफ है इसीलिए। आई हैव लॉन्च्ड बोथ। तो अभिनव, मैं अभी डिस्कस करूंगा ना बेटा, 16th पे तो मैं आया ही नहीं हूं अभी, अभी तो मैं 15th जाऊंगा, फिर 16th पे आ जाऊंगा। ओह, रॉन्ग मार्क कर दिया, बट सॉरी, उसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। इनफैक्ट मैं अगर आंसर गलत मार्क कर दूं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, फिर वो अब जिसने सही आंसर दिया, वो मैं बोल भी रहा हूँ कि उसका ये सही आंसर है, तो भी वो इसमें कुछ चेंज नहीं हो पाता। अरे निशांत, 17 तो पहले मैं 15 16 डिस्कस करूंगा, उसके बाद 17 का पोल पे जाऊंगा बेटा।
चलिए, सिया का यहाँ पे कहना है कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंटली लगातार कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नए चैलेंजेस का सामना करो, तो यू वी ग्रो एंड इवॉल्व। जो फेमिलियर है, जो कंफर्ट लेवल के अंदर अगर हम रहेंगे तो उससे पर्सनल ग्रोथ लिमिट हो जाती है, रेजिलियंस स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, स्ट्रांग नहीं बन पाते हम। फिलिप का कहना है कि इस बात को तो मैं मानता हूं कि कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी हो जाता है, लेकिन बैलेंस यहां पे होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली सीकिंग आउट एक्सट्रीम चैलेंजेस और रेडिकली न्यू एक्सपीरियंसेस, वो ओवरवेलमिंग, मतलब दैट विल बी टू मच, और उसका उल्टा असर पड़ सकता है। ट्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर तो बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, जहां पे के लोग मैनेज करें कंफर्ट और डिस्कंफर्ट दोनों को। लेट मी जस्ट एंड दिस। सम ऑफ यू से कि पहले एंड करें और उसके बाद डिस्कस करें। Let us quickly check the toppers here. These are the top 10. Hamza, Tanushka, Priyanka, Karan, Devika, Aparna, Yuvraj, Ali, and Dia. All of you, very good. Keep it up. चलिए, 15th देख लेते हैं हम। अब सिया एंड फ्लिप किस बात पे डिसएग्री कर रहे हैं? Whether personal growth necessarily involves frequent exposure to challenging and unfamiliar situations. Disagree मतलब जैसा मैंने बोला, एक बोलेगा yes, दूसरा बोलेगा no। तो यहां तो ये दोनों ही बोल रहे हैं। दिया ने, सिया का तो कहना ही है कि आप लगातार कंफर्ट जोन से बाहर आओ, चैलेंजेस का सामना करो। फिलिप बोल रहा है आई एग्री कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तो ये तो वो मान ही रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपोजर होना चाहिए यहाँ पे, बट बात क्या हो रही है? सिया का कहना है कि लगातार, कंसिस्टेंटली स्टेप आउट, है ना, लगातार लगातार यही करते रहो। जबकि फिलिप का क्या कहना है कि कॉन्स्टेंटली अगर ऐसा करेंगे, लगातार ऐसा करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिसएग्रीमेंट यहां पे इस बारे में हो गया कि लगातार करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है कि नहीं। तो फर्स्ट, कि वो क्या फ्रीक्वेंट एक्सपोजर से हेल्प मिलेगी कि नहीं, दोनों मानेंगे, दोनों एग्री करेंगे कि इट इन्वॉल्व्स दिस। तो फर्स्ट विल बी रॉन्ग हियर। सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा ए और सी दोनों लगभग बराबर आप लोगों ने ले लिए। बी बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट फॉर ऑप्टिमल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसको हम रख लेते हैं कि बैलेंस करना चाहिए कंफर्ट और डिस्कंफर्ट को। तो सिया बोल देगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लगातार बस आप क्या करते रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जबकि फिलिप का कहना क्या है कि नहीं, बैलेंस करके चलना चाहिए, लगातार नहीं करना चाहिए। थर्ड, इफ कंसिस्टेंटली स्टेपिंग आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन इज द ओनली वे। ये नहीं कहा गया है कि इज दिस द ओनली वे, ना सिया ने कहा है कि दिस इज द ओनली वे, ना ही यहां पे फिलिप ने कहा है कि दिस इज द ओनली वे। तो इसलिए सी विल बी रॉन्ग हियर। फोर्थ, पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ फेसिंग एक्सट्रीम चैलेंजेस इन द परस्यूट। क्या रिस्क और बेनिफिट होते हैं यहां पे फेसिंग एक्सट्रीम चैलेंजेस इन द परस्यूट ऑफ? तो यहां पे बेनिफिट्स मिले, ये दोनों ने बात करी है, लेकिन ये बात है कि लगातार या नहीं, तो वो बी में सबसे अच्छा यहां पे आ रहा है। रितिशा, जैसे मैंने बताया, ऐसा हमें ऑप्शन ढूंढना रहेगा जिसके अंदर एक बोलेगा यस, दूसरा बोलेगा नो। वो ऑप्शन हो जाता है कि ऑन विच दे डिसएग्री। जैसे यहां पे सेकंड के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट, सिया का कहना है नो, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लगातार कंफर्ट जोन से बाहर चलो। फिलिप कहेगा यस, बैलेंस करके चलो, लगातार कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो। तो दैट विल बी डिसएग्रीमेंट। ए में क्या प्रॉब्लम है? ए बोल रहा है कि क्या यहां पे फ्रीक्वेंट बात हो रही है, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू चैलेंजिंग एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस, तो क्या चैलेंजिंग और अनफेमिलियर सिचुएशंस होना चाहिए? तो सिया तो बोलेगी यस, कि हाँ होना चाहिए यहां पे एक्सपोजर टू चैलेंजिंग एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस। फिलिप भी बोलेगा कि यस, होना चाहिए, एक्सपोज हो, करो अपने आप को, कंफर्ट जोन से निकलो। दोनों एग्री कर जाएंगे ए के ऊपर, दोनों ही बोलेंगे कि हाँ करना चाहिए ऐसा। बात ये हो रही है कि लगातार करा जाए या नहीं, इसलिए ए रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? परीक्षा, गरिमा एंड रितिशा। चलिए, कौन सा इफेक्टिवली सपोर्ट कर रहा है यहां पे फिलिप के व्यू पॉइंट को अगेंस्ट सियाज असर्शन?
थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे, फिलिप ने बैलेंस की बात की थी, फर्स्ट वही बात कर रहा है यहाँ पे हमारे पास कि स्टडी शो दैट एक्सेसिव चैलेंजेस कैन लीड टू हायर स्ट्रेस एंड रिड्यूस वेलबींग, सजेस्टिंग द नीड फॉर बैलेंस होना चाहिए, तो रख लेते हैं। सेकंड भी यहाँ पे वही बात कर रहा है कि इंडिविजुअल्स जो बैलेंस करके चलते हैं उनको ज्यादा अच्छी पर्सनल ग्रोथ मिलती है। थर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स का व्यू है यहाँ पे कि लगातार एक्सपोज करते हैं नए चैलेंजेस को बिना रिकवरी के तो बर्न आउट हो जाता है। तो ये भी फिलिप की ने यही बात करी है कि लगातार काम मत करो, लगातार कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो, तो ये भी स्ट्रेंथन कर देगा। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स शो दैट सिग्निफिकेंट पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ चैलेंज एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब आप रुक गए, ऐसा नहीं है कि बस कंफर्ट जोन से बाहर ही हो। तो वैसे तो ABCD चारों में चारों ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ एक लेना है, एक फिर हम कौन सा ले लेंगे जो सबसे अच्छा हो या जो सबसे स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा हो अगेंस्ट सिया। सिया का मेन पॉइंट था यहाँ पे कि कॉन्स्टेंटली डू दिस कंसिस्टेंटली, और वो हमारे पास फिर सेकंड में बात आ रही है। सेकंड में हमारे पास बोल रहा है, सॉरी सेकंड में नहीं, सी के अंदर, सी में वो हमें बता रहा है कांस्टेंट एक्सपोजर को लेके बात कॉन्स्टेंटली करना चाहिए। तो यहां पे अगर आपने कॉन्स्टेंटली कर दिया तो फिर बर्नआउट हो जाता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो सिया का फिर सबसे अच्छा, फिर यहां पे अगर कुछ एक लेना है काउंटर, तो वो सी के अंदर आ रहा है। BABD सब में बैलेंस की बात हो रही है, लेकिन सी बता रहा है कि लगातार मत करो, तो फिर कुछ एक चूज करना है तो फिर सी ही सबसे अच्छा रहेगा। अनंता, क्योंकि सी के अंदर ही उसने कांस्टेंट एक्सपोजर, यहां पे भी उसने हमें यही बात बताई है ना। पैसेज भी यही बोल रहा था कि कंसिस्टेंटली स्टेप आउट, वो भी यही बोल रहा था कि कॉन्स्टेंटली करोगे तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो बी के अंदर वही बात कर रहा है कि कॉन्स्टेंटली अगर आप करोगे तो बर्न आउट हो जाएगा। हित सभी के अंदर सरगम, मैंने ये नहीं कहा कि ACD यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे, वो वीकेंड या रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है, चारों ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बट फिर सबसे ज्यादा कौन सा कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा ना। चलिए, अर्जुन या किसने बोला था 17th लॉन्च करें, तो हियर इट इज 17th। अभिनव ये वाले में 16th में, यस, क्लोज ऑप्शंस थे। टैक्टाइल यानी अली टच करना। चलिए, क्या बोल रहा है, हाल के स्टडीज में देखा गया है, कंपैरिजन किया गया है ऑनलाइन और हार्ड कॉपी के अंदर, तो देखा गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जितना हम यहाँ पे हार्ड कॉपी में जब पढ़ते हैं, पेपर पे पढ़ते हैं। तो उसने रीजन भी यहाँ पे दिया है, ये जो टैक्टाइल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम टच करते हैं उसकी वजह से,
और डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते जब हम पेपर पढ़ते हैं, तो इस वजह से पेपर में हमारा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कौन सा F2 सपोर्ट्स दिस डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन? जब हम पेपर और स्क्रीन पे पढ़ते हैं, दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको अब हमें सपोर्ट करना है। यहां पे भी अगेन वी हैव क्लोज ऑप्शंस, तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों का डिफरेंस जहां पे दिखने में आ रहा हो। रीडिंग ऑन पेपर अलाउस फॉर इजी एनोटेशन, एनोटेशन के वहीं आपने मार्क कर दिया, नोट्स आप बना सकते हो जिससे कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन बढ़ता है, क्लोज ऑप्शन है। बट एनोटेशन तो आप स्क्रीन पे भी कर सकते हो, ये अभी मैं स्क्रीन पे ही तो चला रहा हूं आपको पूरा का पूरा, और एनोटेशंस मार्क भी कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ नोट्स भी मैं बना सकता हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि ऑनलाइन में नोट्स नहीं बन पाते या एनोटेशन नहीं हो पाता है, वो भी हो पाता है हमारे पास, तो ये वो डिफरेंस नहीं आ रहा। या तो यहाँ पे ये होना चाहिए था ओनली रीडिंग ऑन पेपर अलाउस, तब हो जाता है कि सिर्फ पेपर पे होता है, जबकि ये ऑनलाइन में नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। Digital text allow for quick keyword searching which aids in locating information but does not necessarily promote long term retention। यहां तो उसको ही बोल दिया, it does not promote long term retention, वरना फर्स्ट पार्ट क्विक कीवर्ड सर्चिंग ये एक पॉइंट था कि जो आपको पेपर में नहीं मिलता है, ये तो आपको ऑनलाइन में मिलता है कि क्विक कीवर्ड आपने सर्च कर लिया। थर्ड बता रहा है यहाँ पे, द रेजोल्यूशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन कैन कॉज आई स्ट्रेन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम पीपल कैन स्पेंड रीडिंग। यहां पे बात ये नहीं हो रही कि कितनी देर पढ़ पा रहे हैं, बात ये है कि जितना भी पढ़ा उसके अंदर उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते जितना पेपर पे पढ़ पाते हैं। फोर्थ, वो डिफरेंस हमारे पास बता रहा है, डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंटरैक्टिव फीचर्स होते हैं जैसे हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स आपको पेपर पे नहीं मिलेंगे कि आपने वहां पे क्लिक किया और वो कहीं और पहुंचा दिया उसने। ना ही आपको मल्टीमीडिया मिलेगा यहां पेपर के ऊपर, जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन के अंदर। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट चॉइस हेयर। ABC सब में अलग अलग कंफ्यूजन है, उसने बोला है ऑनलाइन ज्यादा में इतना ध्यान नहीं रह पाता, रिटेन नहीं कर पाते जितना हम पेपर पे कर पाते हैं। इसको हमें सब देखना है, ऐसा कुछ ऑप्शन जो एक्सप्लेन करे कि हाँ ऐसा ही है, ऑनलाइन में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, रिटेन नहीं कर पाते। ए के अंदर वो जो बात करी है उसने पेपर के बारे में बात करी है, बट क्या ऑनलाइन में आप एनोटेशंस अलाउ करोगे? हो सकता है ऑनलाइन में भी एनोटेशंस, या आपको मैं सामने एनोटेशंस बना ऐड कर ही रहा हूं, यहाँ पे नोट्स भी बन सकते हैं ऑनलाइन। तो ये नहीं हो गया हमारे पास यहाँ पे, या तो ये होना चाहिए था कि सिर्फ पेपर में ही ऐसा हो पाता है, ऑनलाइन नहीं हो पाता, तो ए हो जाता करेक्ट, वरना तो ये ऑनलाइन में भी कर लो, ये वो डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बी के अंदर उसने खुद ही बोल दिया है डज नॉट प्रोमोट लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो क्विक कीवर्ड्स होता है और विच एड्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन बट डज नॉट नेसेसरीली प्रमोट लॉन्ग टर्म रिटेंशन। बट देन यहाँ पेपर के अंदर हमारे पास वो जो टेक्टाइल इंफॉर्मेशन या जो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन वाले पार्ट है, कि जो डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते हो ऑनलाइन में, वो कवर नहीं हुआ। थर्ड, रेजोल्यूशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन, ये हमारे पास टाइम के लेके बात कर रहा है, टाइम जितना आप स्पेंड करो, टाइम को लेके नहीं है कि आप लंबी देर तक पेपर पढ़ पाते हो, बात ये हो रही है कि जितना भी पढ़ते हो उसमें कितना डिस्ट्रैक्ट होते हो, कितना रिटेन कर पा रहे हो। फोर्थ में वो दोनों का कंपैरिजन है, इसीलिए फोर्थ। वैष्णवी, वैसे तो जितना दिया गया है, और वो क्लियर क्योंकि नहीं दिया गया है इसीलिए। रितिशा, आपने कौन से ऑप्शन के लिए बात करा है यहाँ पे? यहां पे बी में रितिशा उसने क्या कहा है, बट डज नॉट नेसेसरीली प्रोमोट लॉन्ग टर्म रिटेंशन, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, कंफर्म आप नहीं बोल सकते इसके बारे में कि है या नहीं है रिटेंशन, तो है ही नहीं। यहां पे हमारे पास क्लियर कि इट प्रोमोट्स और इट डज नॉट प्रोमोट रिटेंशन। सरगम, ये नहीं कहा कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं है, डज नॉट नेसेसरीली प्रोमोट्स, जरूरी नहीं है यहां पे कि वो ऐसा करे या नहीं करे, ये बोला गया है। यहां पे या तो आप ये बोल दो कि इट रिड्यूसेस लॉन्ग टर्म रिटेंशन, और उसमें भी यहां लॉन्ग टर्म बोल दिया गया है, जबकि यहां उसने हमारे पास लॉन्ग टर्म नहीं सिर्फ रिटेंशन बोला है।
सरगम क्लियर। चलिए, यहाँ फिल्म क्रिटिक का क्या कहना है कि जो ट्रेंड सिनेमा में देखा गया है कि लार्ज स्केल हाई बजट फिल्म्स पे विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर, एक्शन के ऊपर ध्यान है, ना कि स्टोरी टेलिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस देखती है, और इसलिए यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट या नरेशन के ऊपर ध्यान नहीं है। तो कई अच्छे यहाँ पे स्टोरीज, हमें यहाँ पे उसको फंडिंग नहीं मिल पाती, उनके ऊपर मूवीज नहीं बन पाती। तो एक डाइवर्स और आर्टिस्टिकली रिच सिनेमा कल्चर के लिए जरूरी है ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स दोनों ही वैल्यू करें स्टोरी टेलिंग को उतना ही जितना स्पेक्टिकल, जितना विजुअल इफेक्ट्स हैं, उतना ही वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर भी ध्यान दें। तो कौन सा यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द फिल्म क्रिटिक्स स्टेटमेंट्स? First, high budget films with a focus on visual effects often fail to achieve box office success. Contradictory हो जाएगा, वो तो यहां बता रहा है कि ये कर ही इसलिए रहे हैं कि परस्यूट ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस, तो प्रोबेबली उन्हीं को यहां पे सक्सेस भी मिलता है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड इज करेक्ट हेयर कि जो मूवीज यहां पे स्टोरी टेलिंग के को प्रेफर करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू अ डाइवर्स एंड आर्टिस्टिकली रिच सिनेमा कल्चर, क्योंकि उसने कहा है डाइवर्स और आर्टिस्टिकली रिच सिनेमा कल्चर के लिए अलग अलग स्टोरी टेलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए स्पेक्टिकल से ज्यादा। तो स्टोरी टेलिंग से को ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा चांस रहेगा यहाँ पे कि डाइवर्स और आर्टिस्टिकली रिच सिनेमा हमें मिल जाए। थर्ड, आपको रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे शायद हिट हो रही है ऐसी मूवीज। बट वो ये नहीं बता रहा है कि हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टोरीज पे ध्यान देना चाहिए, उस पे ज्यादा होना चाहिए स्टोरी पे ध्यान, कंपेयर टू the how it looks. Shift in audience preference towards films with more narrative depth would lead to a decrease in the production of high budget films. तो फिर यहाँ पे high budget films कम हो जाएंगी, ये भी उसने में नहीं बोला जा रहा है। वो हो सकता है चलती रहे और साथ में ऐसी भी नई मूवीज हमें और देखने को मिले। हाँ शगुन, इस तरह से भी वैसे आप कर सकते हो एलिमिनेट। अरे शगुन, बी तो दिया है ना उसने, जब कहा है यहाँ पे हमारे पास कि डाइवर्स और आर्टिस्टिकली रिच सिनेमा कल्चर के लिए हमें ध्यान देना चाहिए स्टोरी टेलिंग पे, बजाय इसके के स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या हुआ? विजुअल इफेक्ट्स। दिखती कैसी है मूवी वो मत देखो, उसका एक्शन, उसके विजुअल इफेक्ट्स, उस पर ध्यान मत दो, बल्कि स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दो। तो ये तो आ गया ना शगुन।
अर्जुन, यस, 9:30 तक है क्लास। पक गए क्या अर्जुन? तनिष्का, क्वेश्चंस तो वैसे 40 हैं, अपन का 9:30 तक जितना हो जाए उतना कर लेंगे। रेस्ट आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स। शगुन, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं कर बताया। चलिए, एनिमेशन क्रिटिक क्या कहता है कि यहाँ पे मॉडर्न कार्टून्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, फोकस रहता है उनका एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमन ह्यूमर के ऊपर, बजाय इसके कि जरूरी लेसन्स यहाँ पे बच्चों को सिखाए जाएं। हाउएवर, अब राइटर इसके ऑपोजिट जा रहा है। ये अप्रोच भी, मतलब फोकस करें एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमर के ऊपर, तो भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है यंग व्यूअर्स के ऊपर। एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमर से क्योंकि बच्चे इंगेज हो जाते हैं, तो वो ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, ज्यादा रिसीव करते हैं सटल एजुकेशनल थीम्स जो उस कंटेंट के अंदर है। सटल मतलब कि एकदम डायरेक्टली वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो फिर वो आपको, या देख रहे हो तो वो आपको उसमें कहीं छुपा हुआ वो मीनिंग भी साथ में आता है। तो इसलिए कार्टून्स जो प्रायोरिटाइज करते हैं एंटरटेनमेंट को, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उनकी वैल्यू कम हो गई है यंग व्यूअर्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अजम्पशन हेयर? ए बोल रहा है कार्टून्स दैट आर प्राइमरली एजुकेशनल आर मोर बेनिफिशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ यंग व्यूअर्स देन दोज फोकसिंग ऑन एंटरटेनमेंट। उसने ये तो बताया ही नहीं कि जो मेन एजुकेशन पे फोकस करते हैं वो क्या, बल्कि वो पूरी बात उसकी हो रही है सिर्फ उन कार्टून्स के ऊपर जो एंटरटेनमेंट पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट विल बी आउट। सेकेंड, engaging children effectively is an essential component of imparting educational content to them। नहीं, कार्टून्स के अंदर वो बोल रहा है यहाँ पे कि कार्टून्स के अंदर बच्चे इफेक्टिवली इंगेज हो जाते हैं, तो यहां पे वो सटल एजुकेशनल थीम्स यहां पे वो अपने अंदर ले लेते हैं। ऑल कार्टून्स तो वैसे ही एक्सट्रीम हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर फोकस कंट्रीब्यूट इक्वली, सो रॉन्ग। फोर्थ करेक्ट, सटल एजुकेशन थीम्स को हम यहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमर। तो उसने भी यहां पे यही कहा है कि दे आर मोर रिसेप्टिव टू सटल एजुकेशनल थीम्स। इसको अगर मैंने निगेट कर दिया, इसको अगर मैं बोल दूं कि नहीं, दे कैन नॉट बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, तो फिर आर्ग्यूमेंट ही हमारा क्रैश हो जाएगा। इसीलिए फोर्थ विल बी करेक्ट हेयर। शगुन, आपने पिछले का सी बोला था। सी तो आपके पास ये बोल सकते हो आप कि उसने ये कहा है कि उनका ध्यान रहता है यहाँ पे बॉक्स ऑफिस के ऊपर, कितना वो सक्सेसफुल हुए नहीं हुए वो उसने हमें नहीं बताया, कि क्या वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं कि नहीं, बॉक्स ऑफिस पे ध्यान रहता है। तो प्राइमरी रीजन ही ऑडियंस इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें हाई क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीक्वेंस वो कंफर्म नहीं है हमारे पास, तो वो बाहर हो जाएगा शगुन। सरगम, चलो देखते हैं, प्रॉब्ली ऐसा ही करना पड़ेगा सरगम। कृष्णा, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आई एक्सप्लेन। निशांत लॉन्च्ड। Probably the last question. I'll give the answers for the remaining. Okay, general doubts will be taking up. Oh, sorry.
चलिए, क्या बोल रहा है सोशियोलॉजिस्ट, कि सोसाइटीज क्लेम करती हैं कि वो एजुकेशनल इक्वालिटी पे उनका ध्यान रहता है। कई पॉलिटिकल लीडर्स इसको प्रॉमिस भी करते हैं यहाँ पे कि वो प्रायोरिटी देंगे एजुकेशनल इक्वालिटी पे, लेकिन क्लेम ये है, लेकिन होता क्या है, फ्रीक्वेंटली फोकस रहता है हायर एजुकेशन के ऊपर। ये उन इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करता है जो पहले से ही प्रिविलेज्ड हैं। हायर एजुकेशन कौन लेगा? जिसके पास बेसिक एजुकेशन होगी। तो जिसके पास बेसिक है उसी को अब आपने और ज्यादा एजुकेट करने पे ध्यान दे रहे हो, जबकि जो बेसिक एजुकेशन जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए जरूरी होती है, उसको इतना अटेंशन, इतनी फंडिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी यहां पे जो है वो और बढ़ती है। और इसलिए इन प्रैक्टिस अगर हम देख लें तो एजुकेशनल इक्वालिटी कभी कभार ऐसा होता है कि जहां उस पर फोकस रखा जाए, उस पर प्रायोरिटी दे सोशल सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। कृष्णा, क्लियर हुआ? बोला जाता है कि एजुकेशनल इक्वालिटी की बात की जाती है, लेकिन करते क्या है, हायर एजुकेशन पे ध्यान रहता है, जिसकी वजह से इन इक्वालिटीज यहां पे बढ़ती ही हैं बजाय कम होने के। सो वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट हमारे पास यहां पे बता रहा है, politicians who emphasize higher education in their campaigns generally receive more funding from affluent donors। बट यहां पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हायर एजुकेशन पे ध्यान देने की वजह से यहां इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है, और यहां पे डिफरेंस है क्लेम करने में और एक्चुअल क्या निकल कर आ रहा है। Public policy that heavily invests in higher education often results in increased social stratification। What is social stratification? सोसाइटी बटी हुई है, अलग अलग स्टेटा के अंदर बटी हुई है। तो यही राइटर ने भी कहा है, हायर एजुकेशन की वजह से क्या हो जाता है, यहां पे आप जो ज्यादा प्रिविलेज्ड है उसी को आपने और ज्यादा सपोर्ट किया, और आप परपेचुएट बढ़ा रहे हो सोशल इनइक्वालिटी को। तो अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और बढ़ रहा है, मतलब वही इनइक्वालिटी को आप और बढ़ा रहे हो, तो बी विल बी करेक्ट हेयर। थर्ड, लोअर इनकम ग्रुप्स ऑफ्टन रिलाई मोर ऑन पब्लिक बेसिक एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर सक्सेस। ये पार्टली यहां पे आप कह सकते हो क्लोज ऑप्शन है, लेकिन यहां पे जो उसने कहा था कि हायर एजुकेशन पे ध्यान देने से इनइक्वालिटी बढ़ती है, वो यहां पे कवर नहीं हो रहा पॉइंट, इसलिए सी विल बी आउट हेयर। डी, मैनी सोसाइटीज पब्लिकली एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस, पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन इस में फोकस हायर एजुकेशन पे करके इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो भी बाहर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट हेयर। चलिए, अभी कितना हो गया अपने टॉपर्स बिफोर यू लीव, कितना यहाँ पे डिफरेंस आया, लेट अस क्विकली चेक इट आउट। अब है तनुष्का, प्रियंका, देविका, हमजा, कोकोंदा, करण, अपर्णा, अभिनव, आयुष, दिवा। चलो, गुड ऑल ऑफ यू। टॉप 10 में अगर देख लें तो 543 से 502। वेलकम वैष्णवी। अरे, मैंने आपको आंसर्स नहीं दिए, रेस्ट ये क्योंकि मैंने फाइल में अपलोड भी कर दूंगा वैसे तो ये बाय टुमारो इवनिंग इट शुड बी अपलोडेड। अब इसके बाद जिसको डाउट नहीं है दे कैन लीव, थैंक यू वेरी मच। एनी जनरल डाउट्स, आई एम हियर। तनिष्क, काफी सारे इजी भी थे इसमें, यस। रितिशा, वही बात हो जाती है, ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा हुआ? अगर हमने वहां पे उस पार्ट को हटा दिया कि हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो अपना वो वाला पॉइंट भी सही हो सकता था कि लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए बेसिक एजुकेशन होना जरूरी है। बट क्योंकि आपने हायर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और इस वजह से यहाँ पे इनइक्वालिटी और बढ़ती रहती है। तो वो जो क्लेम किया जा रहा है एजुकेशनल इनइक्वालिटी है ना, और हो क्या रहा है वहां पे, वो डिफरेंस तो आपका यही करेक्ट आंसर से ही आ रहा है रितेशा। अर्जुन, क्लूलेस नहीं होना चाहिए, ये जरूर है कि पैसेजेस के अंदर आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती होगी, क्योंकि वहां पूरा पैसेज पढ़ो और फिर आंसर लेकर आओ। बट ऐसा नहीं है कि क्लूलेस ही हो जाओगे, वहां पे भी वही है, पैसेज को शॉर्ट में आप पहले रिकैप करो एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अर्नी, रेगुलर एडिटोरियल्स डेली पढ़ते रहना, अपनी वोकेबलरी के ऊपर भी ध्यान रखो।
भूमि, अजम्पशंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस जो कि एक तो जनरली तो कोई एक ही सही होता है, दूसरे ऑप्शंस या तो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं या उनके बारे में बात ही नहीं की गई है ना। और जिसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये सही है कि नहीं, उसका ऑपोजिट बोल के देखो कि ऑपोजिट इज करेक्ट और नॉट। अगर यहाँ पे उसका ऑपोजिट बोलने से, सॉरी, ऑपोजिट बोल के क्वेश्चन में रखने से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, मतलब कि वो करेक्ट अजम्पशन है, अजम्पशन नेगेशन टेक्निक। वेलकम कनुप्रिया। आयुष, अभी मैं आपको बिना एनोटेशन के भेज पाऊंगा, ये आपको कल शाम तक वो पोर्टल पे इसी के नीचे आपको ये फाइल मिल जाएगी। ओह श्योर कनुप्रिया। रितिशा, ओके, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया, अगर ऐसा है तो फिर यू आर राइट। डिसएग्री करने के लिए अनंता वो देखा करो कि जिसपे एक बोलेगा यस एक बोलेगा नो, वो देख के सोचा करो कि कौन बोलेगा यस कौन बोलेगा नो। बाय निशांत। ये वैसे मैंने शुरू में भी फाइल भेज दी थी, मैं फिर से आपको दे देता हूं। ये लो। रितिशा, फिर हम काफी लेट हो जाएंगे, तो रितिशा या आप में से और कोई अभी भी अगर कहीं डाउट है या बाद में 21 to 40, आप क्योंकि काफी लेट हो ही चुके हैं, तो मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लो, वहां पे आई टेल यू। उस पे लिख देना सोर्स क्या है, वरना डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन भेजते हो तो वो मुझे क्लियर भी नहीं होता कि ये मेरी क्लास का है, असाइनमेंट का है कि नहीं है। तो बता देना कि इस दिन की क्लास का ये असाइनमेंट और ये डाउट। October 15th, 8 p.m. क्लास। अरे हाँ दिव कनुप्रिया, आई मिस्ड इट टोटली, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू पीपल। अब तो हम दिवाली के बाद ही मिलेंगे, होप ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रैंड दिवाली नेक्स्ट ईयर एट अ टॉप NLU। तो शगुन एंड अदर्स प्लीज कनेक्ट ऑन टेलीग्राम। आई नीड टू साइन आउट नाउ। थैंक यू एवरीवन। चलो, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच शगुन। बाय बाय।